Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So, in the last lecture we discussed about strategic management, the concept, the process and various other things. As I promised, so today I'm again back with another session, another lecture on the topic types of strategy. So, let us begin with types of strategy. So let us start with the types of strategies. Basically, there are three types of strategies: the corporate level strategy, the business level strategy, and the functional level strategy. So we are going to discuss one by one all the three types of strategies, and under each of the strategy, there are various types of strategies which are very important from the exam point of view. So the first one is corporate level strategy. As we know that there are three levels: corporate level, business level and functional level. तो corporate level strategy basically कोई भी organization के लिए, कोई भी business के लिए overall plan या direction देती है कि जिससे कि वो अपने goals और objectives को fulfill कर पाए. तो basically हमारा corporate level strategy एक road map है जो हमें बता रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमें कौन कौन से ऐसे एक्शन या डिसीजन देने हैं या कैसे हमें अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है सच दैट हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाए. बेसिकली ये हमें डायरेक्शन दे रही है, एक रोड मैप बना रही है जिससे कि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आ जाते हैं, तो इट इज़ मेनली एंड ओनली टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल एज अ बिजनेस वूमेन या एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है या मैंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो एक पर्टिकुलर दिल्ली में जो हमारा बिजनेस की ब्रांच है या दिल्ली वाला जो हमारा आउटलेट है उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं. बाकी जगह वी आर डूइंग वेरी गुड, बट दिल्ली में हमारा जो मार्केट है, हमारा जो आउटलेट है उससे हमें कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं एंड आई एम डिसाइडिंग कि इसे मुझे आई थिंक शट डाउन कर देना चाहिए. तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइक रिलेटिंग टू एक्सपेंशन, decisions relating to diversification, decisions relating to shutdown of the business, decision relating to closing of a particular business unit, ऐसे जो most important decisions होते हैं वो corporate level strategies में लिए जाते हैं. All right. So basically corporate level strategy, firstly it is taken by the top level management. It is the most important strategy. It gives the overall plan and direction a company decides so that it can achieve the goals and objectives of the organization. As you can see on the slide also, it is like about making the smart choices that help a company succeed in the long run. It is like a game plan that keeps the company focused and on track towards its ultimate goals. ऑल राइट. नाउ जब हम कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंडर भी हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं. लेट अस क्विकली स्टडी अबाउट देम. सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टाइप है दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में मेनली हम चार टाइप की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे: स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बिनेशन. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, स्टेबिलिटी में हमें क्या पता चल रहा है, हम ऐसा कोई खास चेंज नहीं करें. जैसे भी हमें हमारी करंट पोजीशन चल रही है, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है, हम उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करें. तो बेसिकली इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रैटेजी टू मेंटेन द करंट मार्केट शेयर एंड पोजीशन by continuing to serve in the same industry with the same product line and services. मान लीजिए अगर आपका बिजनेस अभी ओके ओके काम कर रहा है या और मतलब गुड इनफ इट इज़ अर्निंग, तो आपने डिसाइड किया कि हम इसमें अभी कोई चेंज नहीं करते हैं, जो भी हमारा करंट मार्केट शेयर है हम उससे खुश हैं, एज ऑफ नाउ हम उससे खुश हैं. ओके. या हमारी जो भी पोजीशन है हमारी कंपनी को, उससे हम वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड. तो वी डिसाइड टू मेंटेन, वी विल गो बाय दिस वट एवर स्ट्रैटेजी वी आर, अभी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं या जो भी स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं उसी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे. तो हमारा जो भी मार्केट शेयर कंटिन्यू अभी करंट में है वो मेंटेन रहेगा, हमारी जो भी पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी एंड जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम सर्व करें या जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है जिनको हम सर्व करें उनको ही हम सर्व करेंगे.
करेंगे, सेम ही प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज में ही हम डील करेंगे. वी आर नॉट डिसाइडिंग टू डू एनी चेंज बिकॉज वी डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क राइट नाउ. ओके, तो नाम से हमें पता चला वी आर ट्राइंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अक्सर तब आती है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, इट इज़ अर्निंग गुड इनफ. ओके, तो ऐसे केस में रिस्क हम नहीं लेंगे कि हमने कर को चेंज कर दिया और फिर हमें लॉसेस या कुछ भी ऐसा रिस्क एसोसिएटेड है वो हमें देखने को मिला. ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है बाय अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज बेसिकली इज टू गेन परपिचुअल ग्रोथ. जिस रेट से, जिस पेस से हमारी ग्रोथ हो रही है, जो भी हमारी जैसी भी परफॉर्मेंस है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, वो लॉन्ग रन में भी मेंटेन रहे, इसलिए हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ऑफन कंपनीज अडॉप्ट करती हैं. तो ये काफ़ी लेस रिस्की है, इनएक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट एज सच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नाउ ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी भी अगेन कुछ टाइप्स हो सकते हैं इनके. हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी में भी मेंटेन कर सकते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम. So the second strategy is expansion strategy. Now after stability strategy, the second one is expansion. So as the name suggests, यहाँ पे basically हम अपने business का expansion कर रहे हैं. तो expansion हम various methods से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. तो here basically this strategy focus on entering into new markets, innovating the products or introducing new products and services. So methods could be like expansion through concentration, expansion through diversification, expansion through integration, through cooperation, through internationalization. So various methods could be adopted. We will be studying few of the methods yeah, further. तो basically यहाँ इसका जो aim है expansion strategy का, that is to enhance or increase the market share, increase in the profits and achieve faster growth. So expansion strategy helps the companies dominate the market, withstand competition, gain competitive advantages, and also in terms of uncertainty, these strategies helps the companies to survive. So it also benefits the society through innovation. It is highly rewarding and adds value to the company. तो basically expansion का मतलब है जब भी हम अपने business को किसी भी aspect में expand कर रहे हैं, चाहे हम नए market में enter कर रहे हैं, चाहे हम नए products लेके आ रहे हैं, new products launch कर रहे हैं, वेरियस न्यू सर्विसेज लेके आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके का एक्सपांशन आपकी एक्सपांशन स्ट्रैटेजी में आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सपांशन we'll be discussing further. So the first type of expansion is expansion through concentration. So expansion through concentration is the grand level strategy, and it requires an investment of plethora of capital and resource in a specific product line. It's to satisfy the needs of the target market with a specified verified technology. तो बेसिकली इसका मतलब ये है एक्सपांशन थ्रू कंसंट्रेशन में सबसे पहले एक ग्रैंड लेवल स्ट्रैटेजी है. यहाँ पे हमें बहुत सारे कैपिटल और रिसोर्सेज की नीड है, और ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेरीफाइड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए. तो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, व्हेन अ बिजनेस और अ कंपनी इन्वेस्ट इट्स कैपिटल एंड रिसोर्सेज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट लाइंस and businesses, the purpose is to satisfy the needs and wishes of the customers. However, businesses and companies employ concentration strategy by any of the following methods. It could be done in three ways. तो बेसिकली एक्सपांशन थ्रू कंसंट्रेशन तीन तरीके से हम कर सकते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मान लीजिए आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में आपकी कोई भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग मार्केट है, और उसी सेम मार्केट में जब आप नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं अब बेसिकली अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपका एक्सपांशन थ्रू कंसंट्रेशन हो जाएगा. अगर आप चाइल्ड केयर में डील कर रहे हैं और आप सोप्स में ही आपका प्रोडक्ट सोप है और उन्हीं चाइल्ड केयर मार्केट को ही टारगेट करते हुए आपने शैम्पूज भी लॉन्च किए, सो दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, या फिर मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यू एक्सपांड योर मार्केट एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग एंड करंट प्रोडक्ट लाइन. तो यहाँ पे हम अपने मार्केट को एक्सपांड कर रहे हैं. आप पर्टिकुलर एक मार्केट को अभी तक टारगेट कर रहे थे, तो आप नए मार्केट्स को भी टारगेट करेंगे, दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट. एंड थर्ड वन इज़ मार्केट पेनिट्रेशन. तो आप करंट जिस भी मार्केट में डील कर रहे हैं उसी में आप
फर्दर और अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहेंगे, सो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. हियर द फोकस ऑफ योर बिजनेस इज ऑन द करंट मार्केट and by using the same and existing product line. So in expansion through concentration, we actually studied three types: market penetration, market development, and market product development. तो उसी से रिलेटेड आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, दैट इज एनसॉफ मैट्रिक्स. we'll be covering it in the upcoming video in detail. So as of now, in short, I'm going to tell you Ansoff matrix. Ansoff matrix basically was given by Igor Ansoff. तो कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी के कंटेक्स्ट में एंसॉफ मैट्रिक्स भी जैसे मैंने तीन तरीके बताए जिसमें हम एक्सपेंशन थ्रू कंसंट्रेशन करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में भी ये चार चीज़ें बताई गई. इसको हम 2x2 मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो बेसिकली एक तरफ आपकी हॉरिजॉन्टल में आपका इंक्रीजिंग रिस्क आता है और आपको वर्टिकल में मार्केट्स आते हैं. तो जब भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब हम करंट मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. मतलब करंट का एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगा और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा और उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज में हम चेंज करेंगे ताकि हम सेम जगह पे सेम कस्टमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना पाएँ, दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन. और ये सबसे लीस्ट या लेस रिस्की है बिकॉज यहाँ पे हम ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं कर रहे. द सेकेंड वन कम्स इज प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट. तो मार्केट डेवलपमेंट में बेसिकली हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं. तो जब हम नए मार्केट में बेचेंगे तो ईदर इट कुड बी लाइक सेलिंग इट टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स या डिफरेंट टारगेट डेमोग्राफिक. फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम सिर्फ 0 to 5 years को टारगेट कर रहे हैं तो अब हम 5 से 15 years के लिए भी मे बी प्रोडक्ट उनको भी सेल करेंगे. या अगर अभी हम सिर्फ लेट्स से मेल्स को बेच रहे हैं तो अब हम फीमेल्स को भी बेचेंगे. तो बेसिकली डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स पे भी जब हम जाते हैं, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. ईदर वी कुड एंटर इनटू अ न्यू डोमेस्टिक मार्केट फॉर रीजन वाइज. फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम सिर्फ यूपी रीजन को टारगेट करें तो अब हम एमपी को भी करेंगे, या फिर एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट, दैट इज एक्चुअली इंटरनेशनल एक्सपेंशन. तो अब हम इंडिया से अब हम यूएस में भी एंटर कर रहे हैं. तो ये तरीके से हम मार्केट डेवलप कर सकते हैं, मार्केट दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. ऑलराइट. सो द थर्ड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेसिकली हम न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में. तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन इन्हांसिंग दी और एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट लाइन फॉर द सेम कस्टमर बेस. जैसे हम न्यू प्रोडक्ट के वर्जन या वेरिएंट्स को लॉन्च करते हैं, उसके फीचर्स को, क्वालिटी को इम्प्रूव करके, अपग्रेड करके, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हमें R&D पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो करंट कस्टमर्स को, जो ऑलरेडी हम जिन कस्टमर बेस को हम सेल करते थे, उनको ही प्रोडक्ट में कुछ इन्हांसमेंट करके, उसमें डेवलपमेंट करके जब हम सेल करें, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और एनसॉफ मैट्रिक्स में जो फोर्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी. So we'll be discussing in the upcoming videos. So as you can see in the diagram also, ये हमारा horizontal पे existing products और new products है, vertical line पे हमारा existing market और new market है. तो existing product और existing market के साथ जब हम entry कर रहे हैं, that is market penetration. जब हम existing product के साथ new markets में जा रहे हैं, that is market development. जब हम new product के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ही जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और जब हम न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट्स में जा रहे हैं, वो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन. सो द सेकेंड एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन. एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम अपनी सप्लाई चेन को एक तरीके से कमांड कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए, दैट इज एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन. एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है कंबाइनिंग वन और मोर प्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस विद नो चेंज इन द कस्टमर ग्रुप्स.
तो हमारे कस्टमर ग्रुप्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रादर जो हमारी वैल्यू चेन है, जो हमारी सप्लाई चेन है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट पार्ट्स को हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी कमांड चल रही है। दैट इज एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स वी विल स्टडी फर्दर। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटीग्रेशन फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। वर्टिकल इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब है जब हमारी जो भी सप्लाई चेन है उसमें हम कंट्रोल किए हैं वर्टिकली, मींस आपका जो भी जिस जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म और आप यू हैव डिसाइडेड टू इंटीग्रेट, या आप अपना रिटेल आउटलेट भी खुद का खोल रहे हैं, तो आपने एक तरीके से आगे वैल्यू चेन के ऊपर अपना कमांड किया या उस पर आपका कंट्रोल हुआ। दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स आप अगर आपका जो भी बिजनेस है उससे अगर आप आगे की वैल्यू चेन में जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और आपको फर्दर कोई फर्दर आगे की चीज़ क्या हो सकती है, आपको रिटेलर्स, या आपने क्या किया, दूसरे रिटेलर्स को अप्रोच करने की जगह आपने खुद का अपना रिटेल आउटलेट खोला, तो यानी कि आप अपने वैल्यू चेन में आप आगे गए, तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पीछे की जो एक्टिविटीज है, बैक एंड एक्टिविटीज जो है, अगर उस पे आपने कंट्रोल किया तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज के टाइम में है नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी दैट इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। जैसे हम सबको पता है कि नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग वीडियो सर्विस कंपनी है जो कि कस्टमर को अलाउ करती है टू वॉच वेरियस टीवी शोज या मूवीज ओवर द इंटरनेट, तो बाय कंपाइलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट इनटू देयर प्लेटफॉर्म। तो नेटफ्लिक्स ने अभी क्या शुरू किया है, अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना भी नेटफ्लिक्स ने शुरू कर दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या हो गई, इससे नेटफ्लिक्स को एक काफ़ी ज़्यादा उसने गेन कर लिया कंट्रोल ओवर इट्स लाइब्रेरी एंड रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे गई। सिमिलरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे एक बहुत ही फेमस कंपनी है आइकिया, जो कि बहुत ही अच्छे होम के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आइकिया ने कुछ टाइम पहले उसने क्या किया, रोमानिया में जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको भी खरीद लिया, जिससे कि उसका जो रॉ मटेरियल है उस पे वो किसी और से नहीं लेगी, रादर उसने जो खुद के फॉरेस्ट खरीद लिए हैं उसी से उनका रॉ मटेरियल आएगा। यानी कि ये एक बैक स्टेप में गई है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे आपको बहुत सारे सप्लायर्स जो कि रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे थे आइकिया को, उन सारे लोगों पे अब उसे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, अब उसे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो जब हम जो भी वैल्यू चेन में करंटली डील कर रहे हैं, तो उससे अगर हम आगे की तरफ उस पर अपना कंट्रोल करते हैं तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, और बैक बैक कंट्रोल करते हैं तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Now, after coming to now we shall come to the horizontal integration. तो horizontal integration means in the same line, same level पे जब दो companies के बीच में या दो जगह पे ऐसा integration हो रहा है तो that is horizontal integration. तो we can say a firm is said to have made a horizontal integration when it takes over the same kind of product with similar marketing and production levels. जैसे example दिया है, pharmaceutical company take over its rival pharmaceutical company, तो ये क्या है, horizontal integration है। जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री के हैं, दैट इज सोशल मीडिया। तो जब आपका फेसबुक जो आपका एग्जाम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का है, एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम बाय द फेसबुक विच इज नाउ मेटा इन 2012 फॉर $1 बिलियन। तो फेसबुक ने बेसिकली जब इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, क्योंकि दोनों ही सेम इंडस्ट्री में है, $1 बिलियन के साथ 2012 में, तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन।
तो जब भी हम सेम इंडस्ट्री या सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सेम मार्केटिंग प्रोडक्शन लेवल वालों के साथ जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो परफेक्ट एग्जांपल होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का. So third strategy is expansion through diversification. नाउ बेसिकली नाम से हमें पता चल रहा है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो डाइवर्सिफाई जब हम करेंगे तो नए प्रोडक्ट के साथ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नए मार्केट में जाएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली इट इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन यूजुअली इन अ न्यू मार्केट. तो जब हम न्यू मार्केट में, ज़्यादातर न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करते हैं तो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क भी बहुत है, थ्रेट भी बहुत है, बट बेसिकली हमें हेल्प करते हैं, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज, बूस्ट प्रॉफिट्स, increase our sales revenue, expand the market share. All right. So there are three main diversification strategies. So under it, two are very very important. That is related and unrelated diversification. So concentric diversification, जिसको हम related diversification भी कहते हैं. तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड फील्ड में हो रहा है. मींस जिस भी तरीके के प्रोडक्ट्स अभी हम बना रहे हैं उसी तरीके के न्यू प्रोडक्ट्स हम लेके आएंगे. जो भी हमारी प्रोडक्ट लाइन है उसी में हम न्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, बट वो हमारी करंट प्रोडक्ट से काफ़ी मिलते जुलते होंगे. जैसे कि अगर हम इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करते हैं, तो अगर हम सोलर पावर्ड कार को लॉन्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे इट इज़ वेरी मच सिमिलर और रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लाइन. सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन सिंपली मीन्स होता है कि नए प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अनरिलेटेड ऑफरिंग्स में. बेसिकली जैसे कि अगर आप क्लोथिंग ब्रांड में हैं, सॉरी क्लोथिंग ब्रांड है आपका, तो कहीं ना कहीं फैशन एरेना से है और आप फुटवेयर को लॉन्च कर रहे हैं तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. नाउ आता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं. ना कॉन्ग्लोमरेट वर्ड का मतलब है अनरिलेटेड, इंटायरली डिफरेंट. यहाँ पे बिजनेसेस का जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो अपनी करंट प्रोडक्ट लाइन से बिल्कुल हटके, बिल्कुल अनरिलेटेड फील्ड में होता है. ठीक है. जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं और आप अचानक से कॉस्मेटिक्स के साथ, कॉस्मेटिक्स में भी आप कुछ लॉन्च करते हैं, तो दैट इज कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. ऑलराइट. नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एक्सपांशन थ्रू कोऑपरेशन. तो एक्सपांशन थ्रू कोऑपरेशन का मतलब है जहाँ पे हम म्यूचुअल कोऑपरेशन कर रहे हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव. जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जिससे कि उनकी इंडस्ट्री में एक फेवरेबल पोजीशन को मेंटेन कर पाएँ एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. बेसिकली जितने भी आप मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स या स्ट्रैटेजिक अलायंसेस होते हैं वो सारे परफेक्ट एग्जांपल है एक्सपेंशन थ्रू कोऑपरेशन का. यानी कि हम कोऑपरेट करके टीम वर्क, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं. ये यूनिटी या ये कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस हो रहा है. तो इसके जो वेरियस टाइप्स हैं इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे और इन सब के डिफरेंट डिफरेंट इन डिटेल लाइक मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स को या वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम इन डिटेल और इनके वेरियस टाइप्स को भी we are going to discuss. Let us discuss about the mergers and acquisitions. Very very important. तो merger का एक तरीके से मतलब है जब दो कंपनी आपस में कंबाइन हो रही है, मर्ज हो रही है और उनकी अपनी खुद की जो पुरानी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो रही है एंड दे आर बिकमिंग अ न्यू, दे आर फॉर्मिंग इनटू अ न्यू बिजनेस एंटिटी. बेसिकली merger is like a marriage where the two people are combining together and they're separate. Their old identity will be kind of lost and they will be becoming a new business entity. So that is merger. ठीक है. नाउ एक्विजिशन में बेसिकली ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्गर कंपनी होती है और एक वीकर कंपनी होती है. स्ट्रॉन्गर या बिगर कंपनी वीकर कंपनी को कहीं ना कहीं खरीदती है, एक्वायर करती है, basically to gain various advantages. So that is acquisition. Alright. In detail we are going to discuss in the upcoming videos. And the third one is joint venture.
तो जॉइंट वेंचर में बेसिकली दो लोग साथ में मिलके काम करें, लेकिन उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। वो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दे हैव एक्चुअली शेकन देयर हैंड्स टुगेदर। वो साथ में सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए साथ आए हैं, लेकिन उनकी खुद की अपनी पुरानी ही आइडेंटिटी है। तो वो हमारा है जॉइंट वेंचर। मर्जर में दो कंपनीज मर्ज हो गई और उनकी एक न्यू आइडेंटिटी बन गई, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन में एक स्ट्रॉन्गर ने वीकर को एक्वायर किया। जॉइंट वेंचर में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही साथ में अग्री किया, म्यूचुअली अग्री किया है कि हम साथ में चलो मिलके ये चीज करेंगे, दैट इज जॉइंट वेंचर। सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक अलायंस। अलायंस इज बेसिकली किसी के साथ हम एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज ने म्यूचुअली अग्री किया कि वो साथ मिलके किसी चीज़ के लिए यूनाइट हो रही हैं, जिससे कि उनका जो भी कॉमन गोल है वो फुलफिल हो पाए। ऐसे अलायंस को, ऐसी पार्टनरशिप को हम स्ट्रैटेजिक अलायंस कहते हैं। बट एट द सेम टाइम their own identity will not go off. तो they kind of we can say कि these two companies जिन्होंने agree किया strategic alliance के लिए, they will remain independent, but they will continue to unite for a particular goal or for a particular purpose. तो strategic alliance कई तरीके का हो सकता है। We will again study this topic in detail in further video। जैसे equity strategic alliance होता है हमारा, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी की इक्विटी को परचेज कर लेती है, वो इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस है। उसी तरीके से नॉन इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अलायंस बना रही है, बट बाय नॉट परचेजिंग द इक्विटी। ओके, तो इसमें आपका कुछ लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग भी कुछ तरीके हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस करने के। Now, the third strategy is retrenchment strategy. So retrenchment, as the name suggests, means reducing or removing or keeping everything aside। तो रिट्रेंच करना, जैसे हम HR के कंटेक्स में रिट्रेंच करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ को हम हटाते हैं, बेसिकली मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग और वट एवर रीज़न। तो retrenchment strategy is basically a reduction or reallocation of the resources and activities of a company so that our financial stability या operational efficiency is improved। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव या डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में है, विच इज़ फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या मार्केट डाउनटर्न्स, या इट नीड्स टू मे बी फोकस ऑन इट्स कोर एरियाज, कोर कॉम्पिटेंसीज। तो ऐसे केस में हम अक्सर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी गोल इसका बेसिकली है टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस और रिड्यूस द कॉस्ट एंड सैलवेज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो रिट्रेंचमेंट इन शॉर्ट बेसिकली रिट्रेंच करना मीन्स रिड्यूस करना, हटाना, रीएलोकेट करना। तो रिट्रेंचमेंट भी हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में हमने बेसिकली क्या किया, इट इज़ अ टूल या मेजर दैट मिनिमाइजेस द नेगेटिव ट्रेंड्स that impact the company's performance. It also goes by the name of management measure that could transform the sick business into a healthy position. So for example, यहाँ पे दिया है कि डेल टेक्नोलॉजीज ने 2006 में this company would follow the cost cutting strategy by directly selling its product to the customers. तो यहाँ पे direct sale didn't work out and the company faced a tremendous financial loss. तो डेल ने क्या किया कि पहले डेल ने 2006 में कंपनी कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे इसने डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डायरेक्टली बेचा, डायरेक्ट सेल करने की सोचा, लेकिन फिर बाद में इसको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। एंड देन व्हाट इट डिड, Dell turned around and pulled out from direct sales strategy in 2007. Now the brand started selling computers through outlets and retailers. Nowadays, Dell is the second largest world's retailers in the computer industry. तो basically एक current strategy
को हमने टर्न अराउंड कर दिया और उसे चेंज कर दिया, तो वो हमारी हो गई बेसिकली टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। ऑलराइट। तो बेसिकली टर्न अराउंड का बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मींस बैकिंग आउट। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमने पहले बना ली, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन और वट एवर, तो हम उस पुरानी स्ट्रैटेजी से अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं और एक नई करेक्ट स्ट्रैटेजी करेक्ट डिसीजन लेके आ रहे हैं फॉर अ डिसीजन विच वी हैव रॉन्गली टेकन अर्लियर इन ऑर्डर टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। सो जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया था कि डेल ने पहले कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे उसने डायरेक्ट डायरेक्ट सेल अप्रोच किया था, और जब उसे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ तो अगेन उसने टर्न अराउंड किया और डायरेक्ट सेल की जगह रिटेलर्स के थ्रू बेचना शुरू किया, एंड देन इट बिकेम इट सॉ ह्यूज प्रॉफिट्स इन इट्स सेल इन इट्स ग्रोथ। नाउ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में ही सेकेंड आ जाता है टर्न अराउंड के बाद डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी। तो डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्ट डिविजन्स हैं, तो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या डिफरेंट एसबीयूज के प्रोडक्ट डिविजन्स के प्रॉफिटेबिलिटी को वो एनालाइज करती है, and then after analysis it finds out ki whether they are contributing to the company's strategy or are they not, and if they are not achieving the required results, then you can cut them, you can just simply remove them। तो बेसिकली डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हम एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर बिजनेस का असेट का डिवीजन को हम सिंपली सेल कर देते हैं। तो companies apply divestment strategy when turnaround strategy is not working or it has failed। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से डाइवेस्टमेंट में सेल या लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस है, या एक मेजर डिवीजन को हम बेच देंगे, एक प्रॉफिट सेंटर को हम बेच देंगे, या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को जब हम सेल कर देते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिट से उस पर्टिकुलर पोर्शन से हमें लॉसेस हो रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से ये एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है। तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी। एंड द थर्ड वन इज लिक्विडेशन। जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो आता है हमारा लिक्विडेशन। ये एक्सट्रीम लेवल है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे हमने फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम अपने पूरे बिजनेस को परमानेंटली शट डाउन करेंगे एंड वी विल सेल ऑल ऑफ आर एसेट्स। So it is the final decision, it is the final option which is left for a businessman, for an entrepreneur, कि हम जब कोई solution नहीं निकल रहा है कोई भी problem का, तो ultimately we have to shut down the business, and that is what is liquidation। So small businesses often usually liquidate, but large companies like suppliers, creditors, trade unions, financial institutions या government departments often do not actually liquidate। ज़्यादातर liquidation small companies का होता है। And yes, thank you so much for watching. If you would have liked the video, then please do like, share, and subscribe, and hit the bell icon. And if you have any sort of doubt, please post it in the comment section. Thank you so much.